बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहानी शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल पर नए आने वाले सब्सक्राइब कर दिया करें प्लीज़। मैं एक गांव में डॉक्टर बनकर नहीं जा सकती। सिद्रा ने अपनी तकर्री का लेटर मेज़ पर पटक दिया। इतनी मेहनत से तुम डॉक्टर बनी हो, सिद्रा की अम्मी शीरी बेगम मुंह बसोर कर बोली। सरकारी मुलाजमत की इंटरव्यू और टेस्ट भी पास किए, लेकिन महकमे ने तुम्हें डॉक्टर बनाया भी तो कहाँ का? एक गाँव के मामूली अस्पताल का? सिद्रा के अब्बू बोले, ठीक है सिद्रा, तुम वहाँ मत जाओ। मैं तुम्हें शहर के किसी बड़े अस्पताल में मुलाजमत दिलवा दूंगा। गांव के धक्के खाने की क्या ज़रूरत है? बिल्कुल ठीक। शीरी बेगम ने जैसे हतमी फैसला सुनाया। तुम शहर की पली बड़ी हो, शहर का आराम व आसाइश देखा है, आसूदा जिंदगी गुजारी है। तुम गांव की सेहत और सहूलतों से आ रही जिंदगी कैसे गुजार सकती हो? इस तमाम गुफ्तगू के दौरान सिद्रा के दादा बिल्कुल खामोश बैठे थे, एक गहरी सोच में डूबे हुए, गुमसुम, जैसे किसी दूसरी दुनिया में खो गए हों। अब्बा जी, आप क्या सोच रहे हैं? अहमद खान ने पूछा। सिद्रा गांव जरूर जाएगी। दादा की बात पर सब चौंक गए। दादाजी। सिद्रा उठकर दादा के पास आई। आप जानते हैं ना, मैंने कभी गांव में एक दिन भी नहीं गुजारा। भला मैं वहां जाकर रह सकती हूँ क्या? गांव के लोगों को तुम्हारी ज़रूरत है बेटी, दादा बोले। दादाजी, आप फिक्र न करें, मैं नहीं जाऊंगी तो कोई और लड़की वहां चली जाएगी। नौकरी की ज़रूरतमंद लड़कियां मजबूरन गांव चली जाती हैं, मगर इस गांव को तुम्हारी ज़रूरत है सिद्रा, सिर्फ तुम्हारी। तुम्हें वहां मजबूरन नहीं, खुशी से जाना होगा। मजबूरन जाने वाली लड़कियां जल्द वहां से तबादला करा लेती हैं। ले और सुने, ये अब्बा जी क्या कह रहे हैं? शीरी बेगम सिद्रा के वालिद से मुखातिब हुई। एक तो अब्बा जी सिद्रा को गांव में भेजना चाह रहे हैं, और ये भी चाहते हैं कि सिद्रा वहां से तबादला करा के शहर भी ना आए। शीरी बेगम के लहजे में अजीब सी परेशानी थी। आप सिद्रा को मजबूर मत करें अब्बा जी, अहमद खान बोले। अब बच्चे अपने बारे में बेहतर फैसला कर सकते हैं। ठीक है, सिद्रा खुद फैसला करेगी, और जो भी फैसला करेगी आपको मानना पड़ेगा। ये कहकर दादा अपने कमरे में चले गए। अहमद खान और शीरीं बेगम एक दूसरे को परेशान होकर देख रहे थे। दोनों के चेहरे पर परेशानी के अलावा कोई और तासुर भी न था, आंखों में एक अनहोना खौफ भी। सिद्रा इस तासुर को समझ न सकी और अपने कमरे में आ गई। रात का अंधेरा होले होले उजाले की तरफ सफर कर रहा था। सिद्रा के कमरे की खिड़की खुली थी। खिड़की के साथ लगे सुंबल के दरख्त पर बैठा अकेला परिंदा ना जाने कहाँ से उड़ कर आया था। शायद रास्ता भूल गया था। रात की खामोशी और तन्हाई में उस परिंदे की सीटियों जैसी आवाज में दर्द भरा गीत समाया था। दादाजी हाथ में दूध का गिलास पकड़े अंदर आए। सिद्रा कोई किताब पढ़ रही थी। वो बोले, लो बेटा, दूध पी लो। उसने गिलास पकड़ लिया। शुक्रिया दादाजी, आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं। तुम अभी तक पढ़ रही हो? दादाजी उसके पास ही बैठ गए। जी दादाजी, वो बोली। नींद नहीं आ रही थी ना, पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है मुझसे, बस इस परिंदे की आवाज़ सुन रही हूँ जो अभी तक जाग रहा है। हाँ बेटा, लगता है अपनी डार से बिछड़ गया है। जो परिंदे अपने साथियों से बिछड़ जाते हैं वो सो नहीं सकते, इसी तरह दर्द भरी सदाएं देते रहते हैं, अपने दोस्तों को पुकारते हैं। दादाजी, क्या ये परिंदा अपनों से नहीं मिल पाएगा? यूं ही पुकारता रहेगा क्या? नहीं बेटा, किसी वक्त इसकी पुकार उन तक पहुंच जाएगी। वो भी इसे पाने के लिए बेताब होंगे। वो उसे लेने आ जाएंगे। दादा कुछ तवक्कुफ के बाद बोले। इस परिंदे की तरह कभी इंसान भी अपनों से जुदा हो जाते हैं, अपनी धरती छोड़कर चले जाते हैं, और फिर धरती की खुशबू उसे सदाएं देती रहती है, उसे पुकारती रहती है। इस जमीन की हर जरे का अपने बासी पर हक होता है। इस धरती का बासी लौट कर आ जाए तो इस धरती पर बिन मौसम की बहार आ जाती है। क्या वाकई? सिद्रा ने पलकें झपकते हुए पूछा। हाँ, दादा ने जवाब दिया। तुमने कभी गाँव की बहारें देखी हैं? सरसों के पीले फूलों का रक्स नहीं देखा ना? वहाँ बरसती बारिश की तरंग नहीं सुनी? मुझे यकीन है कि तुम जाओगी तो मौसम अपने सारे रंग ओढ़े
तुम्हारा इस्तकबाल करेगा। तुम्हें एक दिन के लिए गांव का मेहमान ज़रूर बनना चाहिए। हम किसके पास जाएंगे दादाजी? वहाँ कौन है हमारा? बाबा नूरदीन के पास, दादा ने कहा। अच्छा, वो बाबा? सिरा कुछ सोचते हुए बोली। जो कभी कभी गांव से आते हैं। मुझे बहुत प्यार करते हैं वो। मेरे लिए गुड़, देसी घी, मक्खन, साग और ना जाने क्या क्या लाते हैं। हाँ, वही बाबा। तुमने कहा था ना कि एक दिन के लिए भी गांव नहीं गई तो तुम्हें मेरे साथ एक दिन बाबा नूरदीन के गांव में गुजारना होगा। बेटा, तुम्हें जानना चाहिए कि गांव कैसे होते हैं। अच्छा दादाजी, मैं आपकी बात मान लेती हूँ। कल ही आपके साथ चलती हूँ, लेकिन वादा करें कि मुझे दोबारा किसी भी गांव में मुलाजमत करने का नहीं कहेंगे। करें वादा? सिद्रा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिसे दादा ने हंसकर थाम लिया। अगली सुबह जब सिद्रा ने अपनी अम्मी अब्बू को बताया कि वो दादा के साथ एक दिन के लिए बाबा नूरदीन के गांव जा रही है, तो शीरी बेगम साथ परेशान हो गई और चीख उठी, हरगिज नहीं, तुम एक दिन के लिए भी नहीं जाओगी। अब्बा जी ने ना जाने तुम्हें क्या पट्टी पड़ा दी है कि तुम इस गंदे गांव जाने के लिए तैयार हो गई हो, जहाँ रास्ते में जानवरों का गोबर पड़ा होता है, जहाँ हाक उड़ती है और हर जगह मक्खियां बिन बनाती हैं, ना साफ पानी ना अच्छा खाना। तोबा तोबा, वहाँ कोई जिंदगी है? फिर वो शोहर से मुहातिब हुई। आप समझाएं खान साहब अपनी बेटी को। अहमद खान भी बड़े आजरदा से लग रहे थे। बोले, बेगम जाने दो, ये जब वहाँ की तकलीफ दे जिंदगी देखेगी ना तो एक दिन भी न रह पाएगी। मुझे यकीन है कि जैसे सुबह का बोला शाम को घर आ जाता है ना, इसी तरह सिदरा भी शाम को वापस आ जाएगी। गांव जाने वाली कच्ची धूल उड़ाती सड़क पर गाड़ी रवां दवां थी। सड़क के दोनों जानिब हरे भरे खेत थे। दरमियान में एक नहर भी बह रही थी, जिसके किनारों पर शीशम के दरख्त सर उठाए आसमान को तक रहे थे। नहर में बच्चे नहा रहे थे। एक जगह ट्यूबवेल लगा था जहां से औरतें घड़े भर रही थीं। एक जगह किसान जमीन पर हल चला रहे थे। दूर दूर तक सब्ज घास लहरा रही थी। यहाँ मवेशी घास चर रहे थे। जब गाड़ी वहां से गुजरी तो मवेशी चरना छोड़कर उन्हें देखने लगे। ये सब कुछ सिद्रा को दिलचस्प तो लग रहा था, लेकिन ऐसी जिंदगी में उसके लिए जरा भर भी कशिश न थी। वो सोच रही थी कि वाकई अब्बू सही कह रहे थे, मैं शाम को ही वापस घर आ जाऊंगी। गाड़ी दाएं जानब छोटी सड़क पर मुड़ी तो सिद्रा की नज़र एक बोर्ड पर पड़ी, जिस पर उसी गांव का नाम लिखा था जहाँ के तकर्री का हद सिद्रा को मिला था। वो सीट पर से उछल पड़ी। ये क्या दादाजी, आप मुझे कहाँ ले आए हैं? मुझे आगे नहीं जाना। गाड़ी वापस मोड़े। सिद्रा रोहांसी हो गई। आपने तो कहा था बाबा नूरदीन के पास। यही नूरदीन का गांव है बेटी, लेकिन मुझे नहीं जाना। उसकी आंखें भर आईं। अब मैं समझी, आप ज़बरदस्ती यहाँ के हस्पताल में मुझे मुलाजमत करवाएंगे ना। देखो, मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा। मैं अपने वादा पर कायम हूँ। अब तुम्हें भी अपना वादा पूरा करना होगा और एक दिन यहाँ रहना होगा। सिद्रा खामोश हो गई। थोड़ी दूर जाकर दादा ने अचानक कब्रिस्तान के करीब गाड़ी रोक दी। उतरो बेटी, दादा बोले। ये हम कहाँ आ गए हैं दादा? ये इस गांव का कब्रिस्तान है बेटी। अजीब बात है दादाजी, आप मुझे बाबा नूरदीन के पास ले जाने के बजाय यहाँ कब्रिस्तान ले आए हैं। हाँ बेटी, पहले यहाँ आना जरूरी था। उतरो, हमें यहाँ फातिहा पढ़नी है। सिद्रा गाड़ी से उतरकर दादाजी के साथ आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगी। दादाजी एक कच्ची कब्र के पास खड़े हो गए और फातिहा पढ़ने लगे। सिद्रा ने भी फातिहा पढ़ी। वो कब्र किसकी है दादाजी? ये एक औरत की कब्र है जो इसी गांव में रहती थी। बच्ची की पैदाइश पर उसकी हालत बिगड़ गई। बच्ची तो बच गई, लेकिन गांव में कोई लेडी डॉक्टर न थी जो उसका सही तरह से इलाज करती। जब घर के मर्द उसे चरपाई पर डालकर शहर के अस्पताल ले जा रहे थे तो वो रास्ते में ही दम तोड़ गई। ओह, बहुत दुख हुआ। सिद्रा का दिल भर आया। और वो बच्ची?
اسے شہر میں رہنے والے رشتہ دار کے ایک بے اولاد چچا نے گود لے لیا، اسے بہت پیار سے پالا پوسا پڑھایا اور ایک مقام تک پہنچایا۔ اچھا، تو کیا آپ اس بچے کو جانتے ہیں؟ سدرا نے اشتیاق سے پوچھا۔ ہاں، اس کا نام ہے لیڈی ڈاکٹر سدرا بانو۔ بیٹا، یہ تمہاری ماں کی قبر ہے۔ سدرا کو لگا جیسے ایک دھماکہ سا ہوا ہے اور اس کے چاروں جانب اندھیرا چھا رہا ہے۔ اس کے قدموں کے نیچے زمین زلزلے سے لرز رہی ہے۔ اس کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ وہ نیچے گر گئی اور اپنی باہیں ماں کی قبر پر پھیلا دیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، روتی رہی اور پھر دادا نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ صبر کرو سدرا بیٹی، آج تم اپنی زندگی کی بڑی حقیقت جان گئی ہو، اسے اللہ کی رضا جان کر قبول کر لو۔ یہی حقیقت تمہیں زندگی کی بلندیوں کی طرف لے جائے گی۔ چلو تمہارے ابا کے پاس چلتے ہیں۔ دادا جی سدرا کو حکیم نوردین کے گھر لے آئے۔ وہ صحن میں درخت کے نیچے جڑی بوٹیاں صاف کر رہے تھے۔ انہوں نے حیرت اور خوشی سے سدرا کو دیکھا اور جلدی سے اٹھ کر ان کے پاس آئے۔ نوردین، دیکھو، میں تمہاری بیٹی کو تمہارے پاس لے آیا ہوں۔ دادا بولے، تمہاری بیٹی ڈاکٹر بن گئی ہے۔ میں نے اس کے محکمے کے افسروں سے مل کر اس کی تقرری اسی گاؤں کے ہسپتال میں کرا دی ہے۔ سدرا اپنے باپ کے گلے لگ کر رونے لگی۔ نوردین کی آنکھوں سے بھی خوشی بھرے آنسو بہنے لگے۔ اسے برسوں کی ریاضت اور صبر کا اجر مل گیا تھا۔ برسوں کی جدائی رنگ لائی تھی۔ دکھوں کا موسم بیت گیا تھا اور خوشیوں کی کونپلیں پھوٹ رہی تھیں۔ پڑوس والوں کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ شہر سے نور دین کے گھر مہمان آئے ہیں۔ انہوں نے ان کے لیے ناشتہ بھجوا دیا۔ نور دین نے دونوں کو میٹھی لسی پلائی۔ مکھن، ساگ اور مکئی کی روٹی ان کے آگے رکھی، جو سدرا کو بہت لذیذ لگ رہی تھی۔ نور دین بولا، سدرا بیٹی، گاؤں کا ماحول بہت صاف ستھرا ہے۔ نہ گلیوں میں گندگی، نہ فضاؤں میں گاڑیوں کا دھواں، نہ آلودہ پانی، نہ باسی پھل سبزیاں۔ یہاں نلکی میں صاف تازہ اور ٹھنڈا پانی آتا ہے۔ کھانے کی ہر چیز تر و تازہ ہے۔ قدرتی ماحول کی ایک خوبصورتی ہے یہاں۔ کچھ دیر بعد ایک بوڑھی عورت آئی اور بولی کہ میری بہو کی طبیعت بہت خراب ہے۔ آپ تو جانتے ہیں نا، ہمارے گاؤں کے ہسپتال میں کوئی لیڈی ڈاکٹر آتی ہی نہیں۔ بھولے سے آ بھی جائے تو ٹکتی نہیں، واپس شہر چلی جاتی ہے۔ ہم کل صبح اپنی بہو کو شہر کے ہسپتال لے جائیں گے۔ دعا کریں اللہ سے صحت دے۔ نور دین نے فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ جب وہ چلی گئی تو سدرا بولی، دادا جی، مجھے ابھی واپس جانا ہے۔ بیٹی، اتنی جلدی کیا ہے؟ تمہیں تو یہاں ایک دن رہنا ہے۔ دادا جی، مجھے واپس آنے کے لیے جانا ہے۔ میں اپنا سامان اور میڈیکل بکس لینے جا رہی ہوں اور پھر آج ہی واپس آؤں گی۔ اس عورت کی بہو میری پہلی مریضہ ہوگی۔ نوردین نے سدرا کو گلے لگا لیا۔ مجھے یقین تھا کہ میری بیٹی اس مقام تک ضرور پہنچے گی، جسے دیکھ کر میرا سر فخر سے بلند ہو جائے گا۔ تم جانتے ہو سفر تو کوئی لمبا نہیں نوردین، ہم رات تک واپس آ جائیں گے۔ دادا کی آواز بھی خوشی سے بھر آ گئی۔ سدرا اور دادا دوپہر کو گھر واپس آ گئے تو سدرا کی امی ابو ہنسنے لگے۔ ابو بولے، میں نہ کہتا تھا صبح کا بولا شام کو واپس گھر آ جاتا ہے، اور میری بیٹی تو شام سے بھی پہلے واپس آ گئی ہے۔ امی کہنے لگیں، میری بیٹی اب کبھی گاؤں نہیں جائے گی۔ کیوں سدرا؟ سدرا آگے بڑھی۔ اس کی آنکھوں میں عزم، حوصلہ اور یقین کے جگنو جگمگا رہے تھے۔ وہ بولی، میں واپس جانے کے لیے آئی ہوں۔ میں اب گاؤں کی کسی ماں کو شہر کے راستے میں دم نہیں توڑنے دوں گی۔ اللہ کی مدد کے ساتھ مجھے وہاں کی ماؤں کو زندگی دینا ہے۔ شیری بیگم نے چونک کر سدرا کو دیکھا۔ اسے لگا اب سدرا پہلے جیسی نہیں ہے، وہ ایک نئے روپ میں اس کے سامنے کھڑی ہے۔ اس کی آنکھوں میں اس کی اپنی ماں مسکرا رہی ہے۔ اس کی آنکھیں، اس کے ہونٹ، اس کی پیشانی، اس کی رنگت، سب کچھ اس کی ماں پر تھے۔ لگتا تھا وہی آج زندہ ہو کر اس کے سامنے آ گئی ہے اور اس سے اپنی بیٹی واپس مانگ رہی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹی، میں خوشی سے تمہیں اجازت دیتی ہوں۔ شیری بیگم کی آواز پر آ گئی۔ ہمیں تم پر ناز ہے بیٹی،
احمد خان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ شکریہ امی، شکریہ ابو۔ سدرا ان کے آگے جھک گئی اور دونوں نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ کیسی لگی آپ کو کہانی؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔